देखो, आज से करीब करीब 1380 करोड़ साल पहले, 1380 करोड़ साल पहले, लगभग लगभग, कहीं 13.5 तो कहीं 13.8, ऐसे आंकड़ा लिखा रहता है। करीब करीब इतने करोड़ साल पहले एक पार्टिकल था जिसमें विस्फोट हुआ, और इतना तगड़ा विस्फोट था कि पूरे ब्रह्मांड की रचना हो गई। इस घटना को बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी, आपने अगर सुना हो तो। बिग बैंग थ्योरी में एक अणु से सारा कुछ बन के फैला और पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई। ऐसा बताते हैं वैज्ञानिक लोग, जितना अभी तक समझ पाए वो लोग, कि उसमें एक मैटर निकला और एक एंटी मैटर निकला। यानी कि एक पदार्थ और एक प्रति पदार्थ, दोनों को अगर मिला दो तो कुछ नहीं बनेगा। जैसे एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, मैं दोनों को मिला दूं तो क्या बनेगा? न्यूट्रल हो जाएगा। तो वो वहां से निकला। मैटर वो है जो हमें दिखता है, प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड, सन, सोलर सिस्टम वगैरह वगैरह वगैरह। और एंटी मैटर क्या है? जो हमें नहीं दिखता। भाई ये बताओ, दो चीजों के बीच में स्पेस है, जैसे मेरे इन दोनों हाथों के बीच में स्पेस है, मैं क्या कहूं कि स्पेस दिख रहा है या कहूं कि स्पेस नहीं दिख रहा? ये डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो वो वाली स्थिति है। तो एंटी मैटर और मैटर दो चीजें निकली। बात समझ में आ गई? हम मैटर पे बात करते हैं। मैटर में धूल के कण थे, गैसेस थी, जनरली गैसेस का काफी ज्यादा प्रोपोर्शन था। ये सारी चीजें ज्यादा होने की वजह से धीरे 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 और फैलाव होता गया, क्योंकि गैस है दूर तक फैलती है। फिर चूंकि विस्फोट में इतनी ताकत नहीं, इतना फोर्स था, उस फोर्स की वजह से कुछ फोर्सेस जनरेट हुए, जिनमें से ग्रेविटी का फोर्स भी था, ग्रेविटेशनल फोर्स भी था। ग्रेविटेशनल फोर्स की आदत है कि चीजों को अपने इर्द गिर्द घुमाना। उसमें ज्यादा दिमाग में मानना, बस ऐसा है कि कुछ ग्रेविटी जैसा फोर्स डेवलप हुआ, जिससे ये जो गैस के क्लाउड थे वो एक तरफ यूं घूमने लग गए, और घूमते 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 और पास आने लगे, और पास आने लगे, और कंबाइन होकर के कुछ आकृतियां अलग अलग बनाने लगे। अलग अलग आकृति बनने के कारण कुछ प्लेनेट टाइप के बने, कुछ सेलेस्टियल बॉडी बनी। सेलेस्टियल बॉडी मतलब जो यूनिवर्स में रहती है, सेलेस्टियल बॉडी बनी। कहीं पर कुछ एस्टेरॉइड जैसा कुछ बना। अलग अलग चीजें से बनने लग गई। बात समझ में आ गई? तो अर्थ की, जैसे पहले मान लो ऐसा कुछ एक प्लेनेट जैसा बना जो गैस का गोला था बस। उस गैस के गोले को और धीरे 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 बल ने खींचता गया, खींचता गया, खींचते गया, और बल ने उसे, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ने उसे और ज्यादा पास ला दिया और एक ठोस सा पदार्थ बना दिया। और इस ठोस पदार्थ को, बने तो बहुत सारे थे, मैं सिर्फ अर्थ की बात कर रहा हूं, उस ठोस पदार्थ को धीरे 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 और ज्यादा फोर्सेस ने बिल्कुल ऐसा कर दिया कि वो अर्थ का प्लेनेट जैसा बन गया। और उस समय इसका जो साइज था, आज के अर्थ के साइज का सिर्फ एक चौथाई था। एक चौथाई तो मतलब कुछ प्लेनेट है जिसका साइज एक चौथाई है आज की अर्थ के साइज के। बात समझ में आ गई? अब धीरे 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 और फोर्स काम करते गए, करते गए, करते गए। और क्या हुआ? धीरे धीरे सोलर सिस्टम बने, अलग अलग गैलेक्सीज बनी, अलग अलग सौर मंडल बने, हमारा सूर्य भी बना। सूर्य बनने के बाद सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम का फ्यूजन और फ्यूजन होता रहा। उसके बाद सूर्य के साथ साथ 5 प्लेनेट और बने। ध्यान से सुनना, सूर्य के साथ साथ 5 प्लेनेट और बने। ये आपका सन है, एक बना मरकरी, वीनस, अर्थ तो था ही, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, और आप कहेंगे जुपिटर, लेकिन जुपिटर नहीं है, थिया। थिया नाम का प्लेनेट बना। ये 5 प्लेनेट बने। इसमें क्या हुआ? फोर्सेस के कारण किसी भी वजह से जो थिया नाम का प्लेनेट है वो अर्थ से आकर के टकरा गया। ये आकर के इससे टकरा गया, और जैसे ही अर्थ से टकराया तो दोनों में इस तरह भिड़ंत हुई कि दोनों मिल गए, दोनों एक हो गए, कुछ इस तरीके का शेप बन गया। ये अर्थ, ये थिया। और जब थिया अर्थ से टकराया तो टकराने पर, जैसे कहीं पर हम पैर मारते हैं, पानी भरा हुआ हम पैर मारते हैं, तो एक छप्प से पानी उछलता है। तो ऐसे इससे टकराने की वजह से एक छप्प से इसका अर्थ का एक टुकड़ा अलग हो गया, और वो बाद में जाकर के मून कहलाया। ऐसे मून बना। जब थिया अर्थ से टकराया तो टकराने पर अर्थ का एक टुकड़ा झटक के अलग हो गया, वो अलग झटका हुआ टुकड़ा मून कहलाया। और इस प्रोसेस को बोलते हैं बिग स्प्लैश थ्योरी। बिग स्प्लैश थ्योरी। स्प्लैश यानी कि छाप, वो छप से अलग हो गया। बात समझ में आ गई? ऐसे बना मून। अब चूंकि ये घूम रही है अर्थ, रोटेट तो कर ही रही थी, गैस के बादल घूम ही रहे थे, उसी प्रकार से फिर अर्थ घूम रही थी। और जब दोनों मिल गए फिर भी घूम रहे हैं। तो जब दो चीजें मिला दो, आपने देखा होगा दो किले हैं,
एक क्ले की बॉल ये है, एक क्ले की बॉल ये है, दोनों क्ले की बॉल को मैं ऐसे फेंकूं और दोनों एक दूसरे से चिपक जाएं, और चिपकाने के बाद में उसे, जैसे आपने देखा है जब कुम्हार वो बनाता है, दिए बनाता है या मटका बनाता है तो घूमता रहता है ऐसे करके, उस पर उस क्ले को रख दूं और वो ऐसे ही घूमती रहे दोनों, तो थोड़ी देर बाद दोनों घूमते 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 एक हो जाएंगे और गोला ही बन जाएगा एक, ऐसा हो जाता है। तो वो जो गोला बन जाता है, ऐसे ही ये भी एक गोला बन गया, और गोला बनने के बाद में इसका साइज वही हो गया जो आज प्रेजेंट अर्थ का है, एक चौथाई था पहले। फिर वो आज वाला साइज कैसे बना, इसके मिलने की वजह से, और मून आपका अलग रह गया। बात समझ में आ गई? अब चूंकि मून उससे अलग हुआ है अर्थ से, देखो ये थ्योरीज हैं जो वैज्ञानिकों ने दी हैं, हो सकता है आगे जाके कोई नई थ्योरी आ जाए, ये थ्योरी गलत साबित हो जाए, वो भाई वैज्ञानिकों का खेल है, हमें तो बस थ्योरीज को करना है, ज्योग्राफी पूरी थ्योरीज पे चलती है, ठीक है ना। तो तो जो मून है, मून अर्थ से अलग हुआ है, अलग होने के मतलब है कि कहीं ना कहीं अर्थ पे कोई ना कोई निशान ऐसा होगा जो इस बात को प्रूफ करता होगा कि यहाँ से मून अलग हुआ है। तो अर्थ पर भी ऐसा एक कर्व टाइप का बना हुआ है, जिससे ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पर कोई हिस्सा इसमें जुड़ा हुआ था, या यहाँ से कोई चीज छटक के अलग हुई है, और वो कर्व बना हुआ है पैसिफिक ओशियन में। तो वैज्ञानिकों का मानना है कि ये शायद यहीं से है, ठीक है, मून शायद यहीं से छटक के अलग हुआ है, तो मून का खेल वहां से हुआ है, ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, अर्थ तो बनी गई, मून इधर बन चुका है, अर्थ धीरे धीरे घूम रही है, गैस के बादल हैं, और ठोस भी हो गया अब तो, काफी कुछ और भी चीजें इसमें जुड़ गई हैं, थिया नाम का प्लेनेट भी जुड़ गया है, लेकिन पृथ्वी अभी भी घूम रही है। इसके साथ साथ जब हमारा सोलर सिस्टम बना था, सौर मंडल में और भी एस्टेरॉइड्स थे, कई छोटे बड़े पत्थर कंकड़ इन सब के टुकड़े थे, इन्हें एस्टेरॉइड बोलते हैं। ये बहुत ज्यादा थे, स्टार्टिंग में मात्रा में बहुत ज्यादा थे, और एक जगह से दूसरी जगह बस ऐसे ही बिखरे जा रहे थे, जाए जा रहे थे अलग अलग फोर्सेस के कारण, और ज्यादा होने की वजह से अलग अलग प्लेनेट से टकरा भी रहे थे, पृथ्वी से भी टकरा रहे थे, कई सारे पृथ्वी से आकर के भिड़े, और एस्टेरॉइड की बार बार बम्बार्डमेंट से कई सारे एस्टेरॉइड टकराए थे पृथ्वी से अनगिनत। और एक एस्टेरॉइड अगर पृथ्वी से टकरा जाए ना, ढंग का एस्टेरॉइड, तो पृथ्वी से जीवन को भी विलुप्त कर सकता है, एस्टेरॉइड में वो ताकत होती है। तो एस्टेरॉइड बार बार टकराते रहे और लंबे समय तक टकराहट होती रही, तो क्या हुआ, पृथ्वी का जो तापमान है वो धीरे धीरे बढ़ता रहा, बढ़ता 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 इतना बढ़ गया कि पृथ्वी बन गई आग का गोला। हम कहते हैं ना पृथ्वी पहले आग का गोला थी, ये बन गई आग का गोला, और घूमता हुआ आग का गोला था। अब इसमें गैसेस भी थी, पार्टिकल्स भी थे, एस्टेरॉइड भी टकराए हुए हैं, थिया नाम का प्लेनेट भी टकराया हुआ है, तो यानी कि यहाँ पे पदार्थ भी अलग अलग होंगे, अलग अलग तरह के एलिमेंट्स भी इसमें होंगे। तो घूमने के कारण क्या हुआ, विद द टाइम जिन एलिमेंट्स की डेंसिटी ज्यादा थी वो तो नीचे बैठ गए, और जिन एलिमेंट्स की डेंसिटी कम थी यानी घनत्व कम था, वो ऊपर रह गए, और धीरे 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 सेटलमेंट इसी तरह से होने लगा। आपको पता है कोई चीज है, अगर इसमें अगर मैं कई सारे पदार्थ भर दूं और इसे घुमाता रहूं, तो थोड़ी देर बाद ऐसा होगा कि वजन के अनुसार चीजें अलग अलग लेयर में अपने आप को सेटल डाउन कर लेंगी। तो अर्थ में भी ऐसे ही हुआ कि धीरे धीरे भारी चीजें नीचे, हल्की चीजें ऊपर। अब ब्रह्मांड में एस्टेरॉयड धीरे धीरे कम होने लगे, और पृथ्वी पर मामला अब ठंडा होने लगा, क्योंकि एस्टेरॉयड टकराने से गर्मी बढ़ रही थी। अब ब्रह्मांड में एस्टेरॉयड कम हो रहे हैं, क्योंकि अब काफी हद तक एस्टेरॉयड टकरा करके या तो प्लैनेट्स में मिल चुके हैं, या कहीं जो है उनकी उत्पत्ति अब कम हो गई है, या यूनिवर्स इतना फैल गया है कि एस्टेरॉयड के बीच में गैप इतना हो गया है कि पृथ्वी बहुत दूर हो गई है उनसे। वो सारी चीजें होंगी, हम उसमें नहीं पढ़ना। तो पृथ्वी पर जब एस्टेरॉयड की बम्बार्डमेंट या उनकी जो बार बार टकराने वाली स्थिति है वो कम हुई, तो पृथ्वी का तापमान कम होने लगा। कम होते 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 तापमान कुछ इस प्रकार का हुआ कि यहाँ पर अलग अलग घटनाएं होने लगी। कैसे, यहाँ पर गैसेस तो थी, नाइट्रोजन थी, कार्बन थी, कार्बन ऑक्साइड, डाइऑक्साइड CO2 थी, उसके बाद में यहाँ पर आपका हाइड्रोजन थी, आर्गन थी, अलग अलग गैसेस थी। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने कुछ रिएक्शंस करे आपस में, और वाटर वेपर टाइप की चीजें बनी। केवल वाटर वेपर थी जो बनी हुई थी और हमारे इसमें एटमॉस्फेयर में फैली हुई थी, लेकिन टेम्परेचर अभी भी इतना ज्यादा था कि वो वाटर वेपर लिक्विड नहीं बन पा रही थी। अब क्या होता है, पृथ्वी पर धीरे धीरे आती है आइस एज। आप सुने होंगे आइस एज, कई सारी आ चुकी है, 5 मेजर आ चुकी है, माइनर तो कई सारी आ चुकी है। तो पृथ्वी पर आती है आइस एज, हिमयुग। उस आइस एज में जो वो वाटर वेपर थी वो थोड़ी बहुत सेटल डाउन हुई और बर्फ का रूप ले चुकी थी। उसके बाद पृथ्वी पर एक प्रकार का जीव आता है
जिसको हम बोलते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया सिंगल सेल बैक्टीरिया था और प्रोकैरियोटिक सेल थे जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता। इसकी विशेषता ये थी इस बैक्टीरिया की कि ये CO2 लेता था और O2 छोड़ता था। बात समझ रहे हो? बैक्टीरिया जनरली क्या करता है, O2 लेता है, CO2 छोड़ता है। ये CO2 लेता था, O2 छोड़ता था, यानी फोटोसिंथेसिस करता था, जैसे आजकल साइनोबैक्टीरिया करता है, एल्गी। तो ये क्या करता था, CO2 लेता था और O2 छोड़ता था। तो ये बैक्टीरिया आया। बैक्टीरिया का मतलब ये नहीं किसी एक जगह ही आया बाकी कहीं नहीं आया, पूरी पृथ्वी पर इस बैक्टीरिया की एक जो है नस्ल पैदा हुई। और इसने क्या किया, बड़ी मात्रा में CO2 को लेकर के O2 में कन्वर्जन स्टार्ट किया। धीरे 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 पृथ्वी पे O2 बढ़ने लगी, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी, CO2 कम होने लगी। तो पृथ्वी का वातावरण भी स्वच्छ होने लगा, साफ होने लगा। और धीरे 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 क्या हुआ, वातावरण साफ होने के बाद रहने लायक स्थिति और पैदा हुई। फिर इसी बैक्टीरिया ने समय के साथ अपने आप को कर लिया इवॉल्व। इवोल्यूशन आपने सुना होगा, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन डार्विन ने दी थी। इवोल्यूशन का मतलब ये होता है कि आज बैक्टीरिया ये है, हो सकता है समय के साथ, कंडीशन के साथ ये अपने आप को कुछ ऐसा इवॉल्व कर ले, कुछ ऐसा बना ले। हो सकता है फिर ये कुछ ऐसा इवॉल्व कर ले, ऐसा बना ले। हो सकता है फिर ये कुछ और कर ले, मतलब अपना रूप बदलता रहेगा क्लाइमेट और परिस्थिति के अनुसार। जैसे आज मान लो एक गांव है, ध्यान से सुनना, वो ये गांव है, इस गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं। अब इस गांव के कुछ लोग चले गए पास वाले शहर में काम करने के लिए, कुछ लोग चले गए दिल्ली में काम करने के लिए, कुछ लोग चले गए US में काम करने के लिए, और कुछ लोग उस गांव में ही पड़े रह गए। अब हम 50 साल बाद आए और हमने कहा कि भाई सब लोग आओ, गेट टुगेदर करते हैं, मिलते हैं। सब लोग उस गांव में आकर के मिले। अब हम USA वाले को अगर हम देखेंगे तो USA वाला कैसा दिखेगा, मॉडर्न दिखेगा, बड़ा गोरा चिट्टा सा हो चुका होगा, खाने में भी कुछ अलग सी चीजें खा रहा होगा, कपड़े भी कुछ उसके अलग से होंगे, गाड़ी से उतरेगा, अलग ही भाषा में बात कर रहा होगा। दिल्ली वाले से बात करेंगे तो उसका भी काफी हद तक बदल गया होगा, USA जैसा ना होगा लेकिन काफी हद तक तो बदल गया होगा वो भी। जो गांव के बाहर वाले शहर में काम करने गया था जस्ट, उसमें थोड़ा सा ही बदलाव आया होगा। और जो गांव का व्यक्ति था वो वैसा का वैसा ही रहा होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि इन चारों में जो डिफरेंस आया वो क्यों आया, देश काल परिस्थिति के अनुसार। आप कहोगे कि सबके सब बैक्टीरिया क्यों नहीं म्यूटेट कर गए, सबके सब बैक्टीरिया क्यों नहीं इवॉल्व हो गए, इसलिए ही नहीं इवॉल्व हुए। उसका आंसर वही है जो गांव का है, कि सबके सब गांव वाले US जैसे क्यों नहीं हो गए, क्योंकि सबके सब गांव वाले उस परिस्थिति में नहीं गए जिस परिस्थिति में बदलाव होना था। पूरी पृथ्वी बैक्टीरिया बिखरा हुआ था, लेकिन हर जगह का क्लाइमेट ऐसा नहीं था कि उसको इवॉल्व करने पर मजबूर करे। बात समझ रहे हैं? इसीलिए उसने कहीं कहीं किसी और तरीके का रूप धारण किया, कहीं कहीं किसी और तरीके से एडप्ट किया, कहीं कहीं किसी और तरीके से इवॉल्व किया। यही कारण है कि आप सोचते हो कई कई बार कि हमारे पूर्वज तो बंदर थे, और हमको कहा जाता है कि बंदर ही जो है बाद में ह्यूमंस बने। तो सबके सब बंदर क्यों नहीं बन गए, इसलिए नहीं बने क्योंकि सबके सब बंदर ने अपने आप को क्लाइमेट के अनुसार एडजस्ट नहीं किया था। बात समझ रहे हैं आप? तो खैर, अब इस बैक्टीरिया ने अपने आप को धीरे धीरे बदलना स्टार्ट किया। सिंगल सेल से डबल सेल हुए, डबल सेल से फिर बाद में हुए, फिर उन्होंने बाद में फोटोसिंथेसिस की घटना को बदल दिया, है ना, और अलग अलग जीव जंतु पैदा होने लगे इन्हीं की बदौलत। और धीरे धीरे पृथ्वी पर लाइफ फॉर्म स्टार्ट हुआ, जीवन स्टार्ट हुआ। ये जीवन स्टार्ट होते 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 इतना ज्यादा आगे बढ़ गया कि मल्टी सेलुलर आने लगे, हाथ पैर जिनके होते हैं ऐसे जीव जंतु पैदा होने लगे। और करते 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 फिर बहुत बाद में जाकर के फिर जाके प्राइमेट्स बने। प्राइमेट्स। प्राइमेट्स क्या होता है बताता हूं, पहले आप इस पे आइए जो घटना हम डिस्कस कर रहे थे कि इतने करोड़ साल पहले क्या हुआ, बिग बैंग हुई। फिर करीब करीब 450 करोड़ साल पहले क्या हुआ, अर्थ बनी। फिर करीब करीब 370 करोड़ साल पहले क्या हुआ, जीवन आया पृथ्वी पर, ये बैक्टीरिया वाला सीन। और करते करते लंबा समय बीत गया। फिर करीब करीब 1.2 करोड़ साल पहले हम जो कहते हैं प्राइमेट्स आए हैं। आप कहेंगे साहब ये प्राइमेट क्या है, बार बार प्राइमेट बोल रहे हैं। प्राइमेट होता है एक ऐसा जीव जंतु जो झुंड में रहता है और जो बंदर, चिंपैंजी, एप, गोरिल्ला, मानव, इनकी फैमिली का होता है। ठीक है ना, हमारे पूर्वज जो झुंड में रहते थे, शिकार करते थे और अपना खान पीन हासिल करते थे दूसरों से, उन्हें प्राइमेट्स कहते थे। प्राइमेट्स आए। इन प्राइमेट्स को हम दो शाखाओं में बांट सकते हैं। कैसे?
एक तो ये प्राइमेट उसी कैटेगरी के हो गए जिसमें आज मंकी है ना, या जिसमें आपका एप है, जिसमें आपका चिंपैंजी है, जिसमें आपका गोरिल्ला है, ये सारी फैमिली हो गई। और एक फैमिली वो हो गई जो बाद में जाकर के होमो बनी, होमो जीनस बना। एक जीनस होता है होमो, जिससे होमो सेपियंस, नियंदरथाल्स वगैरह 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 बनते गए। तो ये आगे जाके होमो बने थे, स्टार्टिंग से होमो नहीं थे। तो हम लोग जो हैं वो इस फैमिली से आते हैं, और ये वाले आज भी वैसे ही हैं जैसे थे। बात समझ में आ गई? जैसे मान लो आपके दादाजी हैं, उनके दो बेटे हैं, एक आपके पिताजी हैं और एक आपके चाचा हैं। तो ये चाचा की फैमिली हो गई पूरी, ये आपके पिताजी की फैमिली हो गई पूरी। तो इट इज लाइक दैट। तो ये सब चलता रहा, और फिर करीब करीब 70 लाख साल पहले यहां पर आया आइस एज। आप कहोगे ये सब बता क्यों रहे हो, ताकि आपको आइडिया लगे कि ज्योग्राफी इवॉल्व कैसे होती है। यहां पर आया आइस एज 70 लाख साल पहले। और इस आइस एज में क्या हुआ, सब कुछ बर्फ बर्फ हो गया। और इस बर्फ बर्फ में काफी सारे वनस्पति को, वेजिटेशन को, पेड़ पौधों को नुकसान हुआ, नष्ट हो गए। उसमें कई सारे लोग जो है एडप्ट नहीं कर पाए। बंदर जो पहले पेड़ पर उछल कूद करते थे, उन्हें जमीन पे आना पड़ा, जमीन पे अपने खाने की तलाश करनी पड़ी, है ना। लेकिन ये चीज भी हर जगह नहीं हुई थी, मैं फिर बता रहा हूँ। जहाँ के बंदर पेड़ पे रह सकते थे वो वहीं रहे, लेकिन जिन बंदरों को जमीन पे आना पड़ा वो आए, जमीन पे आए, वहां पर अपना तलाश करनी पड़ी। और धीरे धीरे क्या हुआ, अब उन पेड़ पे तो क्या था कि ऊंचाई से सब दिख जाता था। जमीन पे आ जाओगे तो कैसे देखेगा, दूर तक देखना है तो उचक के देखना पड़ता था, ये उचक के। तो बंदर ये उचकना स्टार्ट हुए। उचकते उचकते क्या हुआ, चार पैरों से वो दो पैरों पे आ गए, लेकिन कमर अभी भी झुकी हुई थी। ऐसे करके चलने लगे, ऐसे। ठीक है। ये लगभग 70 साल के बाद, अगले 10 साल, 10 लाख साल तक ये होता रहा। इनमें से ही फिर अलग अलग कैटेगरीज पैदा होती गई। ठीक है ना, जिसमें कई सारे नाम आते हैं, हम उसमें चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, इतना गहराई में नहीं जानी। करते करते फिर स्थिति ये पैदा हुई कि आज के करीब करीब 24 लाख साल पहले, 24 लाख साल पहले होमोज आए। होमोज, होमो नाम का जीनस आया, वही जीनस जहां से फिर और, जैसे मतलब मैंने आपको बताया था कि दादाजी, दादाजी का एक बेटा, दादाजी का दूसरा बेटा, ये दूसरे बेटे की फैमिली, ये पहले बेटे की फैमिली। तो मैंने ये कहा कि 24 लाख साल पहले दादाजी का दूसरा बेटा पैदा हुआ। अब इसके भी दो बेटे पैदा होंगे, चार होंगे, जो भी हो सकते हैं। तो इसके भी और बेटे पैदा हुए। होमो के और जाकर के कई सारी नस्लें बनी थी, होमो इरेक्टस आए, फिर नियंडरथाल्स आए, फिर होमो सेपियंस आए, उनमें चक्कर नहीं पड़ना। होमो में जो दो सबसे क्लासिक चीजें आई, जैसे हम कहते हैं ना, पिताजी किसी के, मान लो किसी आदमी के 5 बेटे हैं, तो जनरली वो नाम लेता है दो का ही, जो ज्यादा होनहार होते हैं, बाकी तीन को वो थोड़ा सा नेग्लेक्ट करता है, वो बोला वो तीन तो ऐसे ही हैं, हमारे दो बेटे बड़े होशियार हैं जो है। तो इनमें से दो बेटे इनके बहुत होशियार थे, इस जीनस के, इस जीन के, इस फैमिली के। इनमें से एक था होमो सेपियंस और एक था नियंडरथाल्स। नियंडरथाल्स दोनों ही स्मार्ट थे। अच्छा, समय के साथ क्या हो रहा था, जैसे जैसे 70 लाख साल के बाद क्या हो रहा था कि जो पशु वगैरह थे, जितने भी एप वगैरह थे, बंदर वगैरह थे, उन सबके दिमाग का साइज तो बड़ा होता जा रहा था, और जो जॉ लाइन है वो पीछे जाती जा रही थी। जैसे आपने बंदर का देखा होगा, ये आगे रहता है काफी, और दिमाग पीछे रहता है, माथा पीछे रहता है। इसमें क्या हुआ था कि जॉ लाइन पीछे जाती गई और माथा आगे आता गया। आज भी हम देखोगे तो माथा और जॉ लाइन लगभग लगभग सेम रहती है। और मानव, होमोसेपियंस एकमात्र प्रजाति ऐसी है पृथ्वी पर जिसके ब्रेन का साइज अपने बॉडी के साइज के अनुपात में, रेशियो में सबसे ज्यादा है। बात समझ गए? दुनिया में ऐसा माना गया है करीब करीब 1 ट्रिलियन स्पीसीज हुई है। 1 ट्रिलियन यानी 1 लाख करोड़ स्पीसीज हुई है। उनमें से हम जो जान पाए लगभग 20 लाख के आसपास जान पाए। उनमें से एक मानव है जिसका साइज सबसे बड़ा है माइंड का। इसीलिए हम ज्यादा इंटेलिजेंट बने इस दो पॉइंट पे आकर के। समय के साथ नियंडरथाल कैसे विलुप्त हो गए पता नहीं चला। जनरली ये यूरोप में फैले हुए थे, ये कैसे विलुप्त हो गए पता नहीं चला। सेपियंस ही बचे रह गए, क्योंकि इन्होंने अपने आप को हर परिस्थिति में ढालना सीख लिया था। लैंग्वेज बना ली थी, शिकार करना सीख लिया था, आग को कंट्रोल करना सीख लिया था, और जो है छुपना सीख लिया था, अपने आप को बचाना सीख लिया था, अलग अलग टूल्स बनाना सीख लिए थे। तो जो परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालता गया, सीखता गया, वो तो बचा रह गया, और जो नहीं कर पाया वो निकल लिया। इसलिए डार्विन एक बात कहते थे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो फिट होगा वो सरवाइव करेगा। पेपर में भी
कंपटीशन बहुत है, बहुत पढ़ना पड़ रहा है, ये है वो है, जो उस कंपटीशन के लायक अपने आप को बना लेगा, यूपीएससी को जो क्वालिटी ऑफिसर चाहिए उसके लायक अपने आप को बना लेगा, वही पेपर निकाल पाएगा, बाकी सब हट जाएंगे। दैट इज द थिंग। तो नियंडरथाल निपट लिए, पता नहीं चला कब निपट गए, सेपियंस बचे रह गए, और सेपियंस लगभग लगभग 15,000 साल पहले तक, 15,000 साल पहले तक सेपियंस ही बचे रह गए थे। नियंडरथाल लगभग लगभग निपट लिए थे, क्योंकि एक मिनी आइस एज आया था, और उस मिनी आइस एज में ऐसा माना जाता है कि शायद नियंडरथाल निपट लिए होंगे। सेपियंस बचे रह गए। 15,000 साल के बाद करीब करीब 10,000 साल पहले इन सेपियंस ने एक नई चीज और सीख ली थी। इन्हें पता चल गया था कि नियंडरथाल निपट लिए हैं, कई सारी प्रजातियां निपट ली हैं। ऐसे करते करते कहीं ऐसा ना हो कि खाने की चीजें इतनी कम हो जाए कि कल को एक आइस एज आए और हम किसी का शिकार ही ना कर पाए। आइस एज में तो जनरली स्पीसीज निपट लेती है, तो आइस एज आए तो हम किसी का शिकार ना कर पाए, हमें खाना ना मिले, कुछ तो हमें ढूंढना पड़ेगा ऐसा जो खाने का विकल्प हो, या शिकार के बदले हम कुछ और खा सकें, ऐसा उन्होंने सोचा। इसलिए 10,000 साल पहले मानव ने एग्रीकल्चर नाम की एक प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिस है ये लगभग 10,000 साल पहले हुई थी। ऐसा सुनना, इससे पहले क्या था कि इन लोगों को शिकार करना पड़ रहा था, शिकार के लिए पीछे करते करते किसी और के पीछे चले गए, उसका शिकार कर दिया, कभी किसी के पीछे चले गए, उसका शिकार कर दिया। आज मान लो भोपाल में है, शिकार करते करते पता चला आगरा पहुंच गए, तो अब सोचा कि लाओ आगरा ही में रुक ले। फिर भूख लगी, यहाँ स्टे किया, फिर भूख लगी, फिर किसी का शिकार करने आगे भग गए, करते करते पता चला 1 महीने बाद पता चला दिल्ली पहुंच गए। मतलब बीच में भी शिकार करते जा रहे हैं। तो ऐसे मानव कभी एक जगह टिकता नहीं था पहले। लेकिन जब एग्रीकल्चर करोगे, आप किसी जगह पे आपने फसल उगा दी, आपको पता है कि यहाँ पर ये फसल है, या यहाँ पर ये पेड़ पौधे पाए जाते हैं, इससे भोजन मिल सकता है, इस फल को खा के हमें एनर्जी मिल जाती है, हम जिंदा रह सकते हैं, तो मानव जनरली उस जगह से फिर हिलना पसंद नहीं किया, वहीं पास रहना स्टार्ट किया। समझ रहे हो? यहाँ से मानव स्टेबल होना सीखा, एक जगह पर रहना सीखा। और विद द टाइम क्या हुआ, आदमी को ये लगा कि यार यहाँ पे तो ऑलरेडी चलो एक बाग था, हमें फल वल मिल गया, ऐसा हम भी तो कुछ बना सकते हैं। फिर वो अपने खेत वगैरह टाइप के भी बनाने लगा, अपनी टाइप की फसल भी उगाने लगा। जब फसल उगाएगा तो जाहिर सी बात है उसे पानी चाहिए होगा, ध्यान से, पानी चाहिए होगा। और पानी जब चाहिए होगा, पानी जब चाहिए होगा तो पानी का सबसे अच्छा जो स्रोत होता था वो होती थी नदी, रिवर। तो मानव ने सोचा क्यों नहीं इस रिवर के आसपास अपना कुछ खेती जैसा कर लिया जाए और उससे काम चलाया जाए, क्योंकि यहाँ से पानी मिल जाएगा और यहीं खेती कर लेंगे और यहीं पर हम रह लेंगे, क्यों ना हम ऐसा कुछ करें। तो मानव ने एग्रीकल्चर की वजह से नदी के किनारे बसना स्टार्ट किया। और जब मानव बसेगा, कई सारे लोग रहेंगे, तो फिर उनकी सिविलाइजेशन भी बनेगी, उनकी एक भाषा भी बनेगी, उनका नाच गाना भी होगा, मनोरंजन के साधन भी होंगे, और भी चीजें होंगी। मतलब फिर एक धीरे 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 सिस्टम बन जाता है। उसी सिस्टम को कहते हैं सिविलाइजेशन, सभ्यता। इंदस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, आजकल तो और भी हम तो हर कोई सिविलाइजेशन में ही है किसी न किसी में। तो पहले जो आप सुनते थे कि सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के पास थी, सिंधु नदी के पास क्यों थी? इसलिए थी। आप गौर करिए, पूरा भारत में सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, जनसंख्या का घनत्व है, वो कहाँ पर है? यूपी में है, बिहार में है, बंगाल में है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर नदियां बहुत है। यूपी में गंगा तो है ही, इसके साथ साथ यमुना भी है, और नदियां हैं, नदियों की कमी नहीं है। इसलिए यहाँ पर बसाव भी ज्यादा हुआ, लोग यहाँ पे बसे, यहाँ संस्कृतियों का विकास बहुत हुआ, यहाँ धर्मों का विकास बहुत हुआ। किसी भी बड़े तीर्थ स्थल को देख लो आप, सब यूपी में ही है। चाहे राम मंदिर की बात हो, आजकल चर्चा में है, चाहे मथुरा की बात हो, चाहे काशी की बात हो, चाहे अमृतसर की बात हो, वो भी प्लेन एरिया में, पंजाब में, यानी कि नदियों का प्रदेश है। चाहे हरिद्वार की बात हो, चाहे ऋषिकेश की बात हो, चाहे बोध गया की बात हो, ये सब जो है नदियों के आसपास के मामले हैं। एक चीज और बता दूं, आपने मिथिला और मगध के बारे में सुना होगा, वो भी गंगा नदी के ऊपर या नीचे है। मिथिला ऊपर है और मगध नीचे है। तो ऐसी बड़ी बड़ी विरासतें, ऐसी बड़ी बड़ी संस्कृतियां भी नदी के किनारे ही थी। क्यों? क्योंकि एक तो खाने पीने की व्यवस्था होगी, पानी की व्यवस्था होगी, प्लस इनका एक ऑब्जेक्टिव और था कि नदी के किनारे से क्या होता है, बॉर्डर मिल जाता है। अब पहले तो इस जमाने में
ऊंट और हाथी और घोड़े से ही जाते थे, तो नदियां पार करना ऊंट हाथी घोड़े का मुश्किल है, तो इसलिए एक बॉर्डर का काम भी करती थी, वो एक अलग बात है, तो छोड़ो। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि सिविलाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हुई। और अभी ये भी बात है 4-5 दिन पहले की, ज्यादा की नहीं है। अभी हरियाणा में साक्ष्य मिला है राखी गढ़ी के पास, और उस साक्ष्य से ये पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन लगभग लगभग 8,000 साल पुरानी है। अभी तक हम ये मान के चल रहे थे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन 2,500 से 3,000 साल पुरानी है, अभी तक ये मान के चल रहे थे। लेकिन इसने तो कह दिया कि 8,000 साल पुरानी है। और अगर ऐसा है तो पूरी दुनिया में सबसे पुरानी सिविलाइजेशन किसकी है? भारत की। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए और इस पर गर्व होना चाहिए। तो आपको इस सिस्टम समझ में आ गया ना कि आदमी सिविलाइज कैसे हुआ। और जब सिविलाइज होगा तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्रीकल्चर से उसका काम चल जाए, उसे लगेगा कि यार कुछ कपड़े जैसा भी होना चाहिए। तो उसने सामने वाले से कहा कि अरे भाई तुम्हारे पास कुछ ओढ़ने जैसा, कुछ कपड़े जैसा कुछ है, तुमने कुछ बनाया हुआ है इस टाइप का कुछ किसी चीज से? उसने कहा हाँ हमने ये कुछ बनाया हुआ है छाल टाइप का, ऐसे ले लो। ठीक है, तो हम तुम्हें इसके बदले में अनाज दे देते हैं, तुम हमें ये छाल टाइप का जैसा कुछ दे दो। तो ठीक है, तुम हमें इतना अनाज दे दो, हम तुम्हें इसके बदले ये दे देंगे। तो ऐसे करके इकोनॉमी के सिस्टम स्टार्ट हुए। फिर उसने पूछा अच्छा एक बात बताओ, हमारे पास रखने के लिए बर्तन जैसा कुछ नहीं है, तुम कुछ ऐसा मिट्टी का बनाते हो, ये हमें दे दोगे क्या? हम तुम्हें इसके बदले में अनाज दे देंगे। हाँ ठीक है ठीक है, ये ले लो। इसे कहते हैं बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मतलब जहाँ करेंसी ना चलती हो, जो सामान चाहिए वो ले लो और उसके बदले में दूसरे सामान दे दो। जैसे इंडिया भी रशिया के साथ कर रहा था, रूबल और रुपए में जो हमने सेटलमेंट किया था। हमने रशिया के साथ ये कहा था कि रशिया, तुम्हें यूएस ने सेंक्शन लगा दिए हैं, तुम्हें डॉलर के सिस्टम से बाहर कर दिया है। अब हम और आप अगर बिजनेस करना चाहें तो डॉलर में तो कुछ कर नहीं पाएंगे। रशिया ने कहा बिल्कुल सही बात है, तो एक काम करते हैं हम लोग रुपए और रूबल में ही कुछ कर लेते हैं। रूबल यानी कि जो